Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of nuclei for CBSE Class 12 and various state board syllabus. These videos are extremely useful for concept clearance in IIT SND NEET. Please watch the videos till the end to get a clarity on the topics discussed. Okay, people, your chapter on atoms is done. हालांकि कुछ आपके कंपटीशन लेवल के सवाल हैं उसमें जो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके प्रीलिम्स के लिए मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ. न्यूक्ली इज द नेक्स्ट चैप्टर. आप लोगों का दोनों एक ही चैप्टर में एटम्स एंड न्यूक्ली. आप लोगों का दो अलग अलग चैप्टर है, एक एटम्स है और एक न्यूक्ली है. सो विल स्टार्ट विद न्यूक्ली टुडे. ठीक है. ओके, तो न्यूक्लियस से बनता है आपका न्यूक्ली. क्या क्या है भाई साहब न्यूक्लियस में? इंट्रोडक्शन भाई साहब. रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कॉज साइंटिस्ट टू आस्क हाउ द न्यूक्लियस इज कंपोज. तो अभी तक हमने भाई साहब देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा जितना भी आपका रिसर्च चल रहा था वो था इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे घूम रहे हैं भाई साहब. ठीक है. कोई बोल रहा है भाई साहब ऑर्बिट में घूम रहे हैं, रदरफोर्ड ने बोला ऑर्बिट में घूम रहे हैं. ठीक है. उसके बाद बोर ने बोला नहीं यार स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं ये. ठीक है. मतलब ऐसे ही किसी मन गढ़ंत ऑर्बिट में नहीं घूम सकते. इनका जो ऑर्बिट है वो आपका mvr इज इक्वल टू nh/2π होगा, तभी वही ऑर्बिट पॉसिबल है जहां पे घूमने से इनके अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता. ठीक है. फिर आगे चल के देखा गया स्पेक्ट्रल लाइंस में काफी सारे डिफिकल्टीज आई, जिसकी वजह से ये देखा गया कि आपका कोई स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोबेबल फील्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. अभी जो फॉर्मेट चल रहा है वो एसपीडीएफ, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है. ठीक है. कहीं पे एस ऑर्बिटल है, एटम्स के अंदर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है. उन ऑर्बिटल्स के अंदर एस पी डी और एफ मतलब आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, तमाम चीजें. तो ये सारा रिसर्च अगर आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट 90% रिसर्च आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर है. समझ में आ रहा है? देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज भले ही आप इस सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप 2 जगह पढ़ते हैं. एक तो क्लास 11th में, ठीक है, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, और अभी भाई साहब आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट पढ़ रहे हैं. ओके. रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस कॉज साइंटिस्ट टू आस्क हाउ द न्यूक्लियस इज कंपोज. तो अभी भाई साहब अभी तक जो देखा हमने इलेक्ट्रॉन्स का इतना सारा मोशन था, सारा तामझाम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है. अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में टपका तो वो अपने आप को रिटेन नहीं कर पाएगा, फिर वापस आएगा. तो ड्यूरिंग दैट वापस आने का कार्यक्रम देयर विल बी रेडिएशन दैट विल बी एमिटेड. ये सारे तमाम चीजें चल रही थी और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही ज्यादा करके आपका दोनों चैप्टर में बहुत ज्यादा फोकस है, फिजिक्स के लेवल पे भी और केमिस्ट्री के लेवल पे भी. फिजिक्स में हम समझते हैं कि भाई साहब कैलकुलेशन पार्ट को, एनर्जी क्या होगी, कितना रेडिएशन एमिट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ठीक है. ये सारे तमाम कैलकुलेशन एस्पेक्ट्स को समझते हैं. और केमिस्ट्री में हम समझते हैं कि भाई साहब इसका जो एस ऑर्बिटल क्या है, पी ऑर्बिटल क्या है, डी ऑर्बिटल क्या है, एफ ऑर्बिटल क्या है. फिजिक्स में हम देखते हैं लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, बोफर्न सीरीज में जो आपके कैलकुलेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हैं. और केमिस्ट्री में हम बेसिकली कैसे एटम का ओरिएंटेशन हो रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एंड हाउ आर दे एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. तो एटम की बात अगर हम करें, चाहे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़े, चाहे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़े, हमको देखने को मिलता है कि भाई साहब ज्यादा करके आपका इलेक्ट्रॉन की स्टडी है, इलेक्ट्रॉन और उसके मूवमेंट की स्टडी है. दैट इज 90% इज इट आपका इलेक्ट्रॉन और उसके मूवमेंट का स्टडी है. तो इसका मतलब एटम का जो एक हिस्सा है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इज इट एनी बेनिफिट टू अस और इज इट जस्ट लाइंग देयर विदाउट एनी बेनिफिट. ठीक है. सारा सब कुछ और पूरी केमिस्ट्री आपकी इलेक्ट्रॉन बेस पे है. सारा रिएक्शन आपका इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा है ना. एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तमाम सारा जो कुछ देखेंगे. तो अगर हम बात करें किसी एटम की, तो क्या न्यूक्लियस एक फालतू में रखा हुआ है वहां पे? ठीक है. अगर उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, अगर उसके भाई साहब पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो फालतू में ही है? ठीक है. क्या उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? वी ओनली नो दैट इट इज contributing for the mass of the atom. एक एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, लेकिन क्या मास से ही सब कुछ है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन? तो हमारा न्यूक्लियस का कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है रेडियो एक्टिविटी में. ठीक है. रेडियो एक्टिविटी में आपके एटम्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, एटम्स टूटते हैं और वो न्यूक्लियस के लेवल पे टूटते हैं.
और उससे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। E इज इक्वल टू mc² के हिसाब से काफी ज्यादा मात्रा में। तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हमने एटम्स के बारे में जो पढ़ा है वो वो ज्यादा करके आपका इलेक्ट्रॉन बेसिस पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कैसे ओरिएंट होते हैं, इनका एनर्जी क्या होता है, एक तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं और उनका क्या हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो उनका फायदा ये है कि आज की तारीख में एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज न्यूक्लियर एनर्जी, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगले 50 सालों में अगर एक्चुअली में तरक्की करनी है तो इस एनर्जी पे सारे देशों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दिस इज एन एनर्जी विच इज अवेलेबल टू अस इन अबंडेंस। बहुत कम साइंटिस्ट लोग ऑब्वियसली इसके बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में काफी सारा एक्सप्लोरेशन भी हो रहा है, लेकिन इस एक एनर्जी को अगर हमने टैप किया तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट वंडर्स, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसका थोड़ा सा भी हमने मिस हैंडलिंग कर दिया तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा एनर्जी है। रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है बहुत बड़ा फॉर्मेट ऑफ एनर्जी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब देखो, जैसे आपका जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जैसे जहाँ पे ज़्यादा करके आपका रेगिस्तान है, इतने सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको पानी कहाँ से मिलता होगा? दे डोंट हैव एनी रिवर्स, दे डोंट हैव एनी पॉन्ड्स और लेक्स। वेयर इज इट दैट दे आर गेटिंग द वाटर फ्रॉम फॉर देयर डोमेस्टिक सप्लाई एंड नीड्स? सी वाटर से। कैसे सी वाटर से? सी वाटर को पूरा ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसमें एटॉमिक एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब वहां पे एटॉमिक, हम भी यहाँ पे एक कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। कभी ना कभी जिस हिसाब से हम वाटर को यूज कर रहे हैं, हमको भी ये जरूरत आन पड़ सकती है। तो वहां पे सी वाटर को एटॉमिक एनर्जी से ड्रिंकिंग वाटर के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। दिस इज बीन कन्वर्टेड। सो काफी बड़ा एक एनर्जी रिसोर्स है जिसको हम पढ़ने जाने हैं। तो ईच न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब होते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनके मूवमेंट का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कभी एटम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो हम ऐसे जा रहे हैं, कोई भाई साहब एस में है, कोई पी में है। पी में है तो डंबल शेप क्लाउड हो जाएगा, एस में है तो स्फीयर हो जाएगा भाई साहब, डी में अलग अलग होंगे। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग ओरिएंटेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का भाई साहब मूवमेंट अलग अलग है। एस ऑर्बिटल में अलग है, पी ऑर्बिटल में अलग है, डी ऑर्बिटल में अलग है, एफ ऑर्बिटल में अलग है। हमारे को यहाँ पे जब हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो एक सहूलियत ये है कि इनका कोई ऐसा ओरिएंटेशन नहीं है। ये एक न्यूक्लियस के अंदर है जो अपने आप में बहुत छोटा सा है और उसके अंदर ये है दीज प्रोटॉन्स और दीज न्यूट्रॉन्स आर एक्चुअली एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर मोशन पार्ट। देयर मोशन पार्ट हमारे लिए एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का लेकर है, ठीक है। कहीं पे ये एस में ओरिएंट कर रहे हैं, कहीं पे पी में, कहीं पे डी में, कहीं पे एफ में, और साइमल्टेनियसली इनकी अलग अलग एनर्जीज हो रही है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्ली। तो अलग अलग एलिमेंट्स के भाई साहब अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्ली आर बाउंड टुगेदर वेरी टाइटली। तो जितने भी आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड टुगेदर होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्यों प्रोटॉन से चिपके रहेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन, देखो आपने सुना रहेगा, अरे भाई साहब उसको करंट लगा तो चिपके रह गया, है ना। ये क्यों होता है? चार्ज है। तो कोई भी चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे वो आपने किया ना, वो स्केल को आपने वैसे किया और फिर वो जो पॉइंटेड पेपर्स हैं वो वैसा छोटे छोटे पेपर है वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर्स हैं वो अनचार्ज है और वो स्केल जो है वो आपका चार्ज हो गया है, तो इसके लिए वो चिपक रहा है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भाई साहब अपने साथ चिपक के रखेगी। तो आपके न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी प्रोटॉन्स हैं विच आर चार्ज पॉजिटिवली पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज पार्टिकल्स, तो उनके साथ वो चिपक के ही रहेंगे, ठीक है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्ली आर बाउंड टुगेदर वेरी टाइटली, ठीक है। जनरली द न्यूक्ली कैन बी ट्रीटेड एज सिंपल। अगर हम देखेंगे न्यूक्ली है क्या, सिंपल है, अनब्रेकेबल है। ज्यादा करके जहां भी आप तोड़ सकते हैं न्यूक्लियस को वहां पे रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो आपके 118 एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स तकरीबन न्यूक्ली को नहीं तोड़ने देते हैं। सिर्फ 30 एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स में सिर्फ 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें वही नीला वाला पेन गिर रहा होगा और वही एक ही इंसान होगा जो उसको गिरा रहा होगा। नहीं,
ठीक है। तो आपका भाई साहब ये 118 एलिमेंट में सिर्फ 30 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भाई साहब रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, जिनका न्यूक्लियस टूट सकता है वो ही रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। तो आप देखोगे जैसे कार्बन है, कार्बन का एक जो आइसोटोप है, दो आइसोटोप्स हैं, एक 12-6-6 और एक है भाई साहब 14C6, ये वाला रेडियो एक्टिव है, मतलब इसका न्यूक्लियस टूट सकता है। ठीक है, कार्बन का ये वाला आइसोटोप हमारा नॉर्मल है और ये वाला आइसोटोप आपका भाई साहब रेडियो एक्टिव है, और इसी को हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। डेटिंग मेथड मतलब हम अगर किसी हिस्टोरिकल सैंपल को लेते हैं, किसी फॉसिल को लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कार्बन का कंटेंट कितना है, तो इसके रेडियो एक्टिव डीके से हम उस फॉसिल का एज डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, कितने साल पुराना है ये फॉसिल, कोई एनिमल का इम्प्रिंट हो गया या भाई साहब कोई स्केलेटन मिला हमको, ठीक है, कोई हड्डी मिली हमको, तो उससे हम उस फॉसिल का एज डिटरमिन कर सकते हैं। इसीलिए हमारे एवोल्यूशन में हमारे जितने भी चेंजेस हुए हैं हम इस कार्बन डेटिंग में, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन होगा ही होगा। हम सब ग्लूकोज खा रहे हैं भाई साहब, सब में अंदर ग्लूकोज है और ग्लूकोज का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका कार्बन, तो कार्बन तो रहना ही रहना है। हमारे बॉडी में जो कार्बन है, आफ्टर आवर डेथ दैट कार्बन गेट्स और स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, तो उस कार्बन के रेडियो एक्टिव डीके से हम उसके एज को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए फॉसिल का, तो ये आप देखोगे अलग अलग, तो ये अनब्रेकेबल पार्टिकल्स इन केमिकल रिएक्शंस और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ज्यादा करके आपके क्या होंगे, अनब्रेकेबल होगा। ज्यादा करके जितने भी एटम्स होंगे उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, मोस्टली दे विल बी अनब्रेकेबल, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक देम, एंड वेरेवर यू आर एबल टू ब्रेक देम इट विल रिजल्ट इन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए इसकी स्टडी उतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है। ठीक है, हालांकि रेडियो एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन अ न्यूक्लियस ब्रेक्स अपार्ट और इज असेंबल्ड, जहां पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है या रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो न्यूक्लियस टूटता है। ठीक है, अगर हमारा भाई साहब कोई ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस को हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इफ वी हैव एन एटम इन विच वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द न्यूक्लियस, तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर अनब्रेकेबल न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम्स हैव एन अनब्रेकेबल न्यूक्लियस, तो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करेगी। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इजीली न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं तो वहां पर रेडियो एक्टिविटी दिखाई जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसीलिए 118 एलिमेंट में सिर्फ गिने चुने 30 ही ऐसे एलिमेंट है जिसमें किसी फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी को आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो इन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर ब्रेक्स अपार्ट और इज असेंबल्ड, कभी कभी न्यूक्लियस टूटता भी है और कभी कभी न्यूक्लियस जोड़कर दूसरा न्यूक्लियस क्रिएट भी होता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस का टूटना होगा तो कौन सी चीज टूटेगी फूटेगी? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कौन सी चीज को आप तोड़ सकते? तो उसमें भाई साहब ज्यादा करके आप देखोगे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे ज्यादा करके वो इनिशिएट होंगे न्यूट्रॉन्स से, न्यूट्रॉन से वो इनिशिएट होंगे। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होगी। समझ लो ये कोई न्यूक्लियस है, इसको तोड़ना है ना, तो इसमें तुम प्रोटॉन्स नहीं न्यूट्रॉन्स डालोगे ज्यादा करके। ठीक है, ज्यादा करके आपके रेडियो एक्टिव रिएक्शंस वैसे होंगे। ओके, दीज रिएक्शंस have a very large amount of energy. These reactions release very large amount of energy. बहुत ज्यादा एनर्जी भाई साहब रिलीज होता है ऐसे रिएक्शंस में। ठीक है, और इसीलिए हमारे लिए आज की तारीख में ये बहुत बड़ा अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अनटैप्ड। इसका एक ही बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोगों ने इस एनर्जी को या देशों ने इस एनर्जी को न्यूक्लियर वेपन्स को डिजाइन करने में लगा दिया है, लेकिन इस फलाना एनर्जी से आप गाड़ियां चला सकते हैं, ट्रेन चला सकते हैं, प्लेन्स तक भी चला सकते हैं। ठीक है, सारी पूरी चीज को आप भाई साहब रिमोट कंट्रोल ही आप इससे चला सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अगर कोई एक्सीडेंट या ब्लास्ट हो गया तो पूरे मतलब उस एरिया को भाई साहब अबैंडन करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनका न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से उनको परमानेंटली बैन कर दिया गया है। उन एरियाज में अभी तक एंट्री नहीं है। शर्नोबिल इज वन प्लेस इन रशिया। उस पूरे मतलब एक समझ लीजिए पूरे मुंबई भर का एरिया होगा, आज की तारीख में वो एरिया में 50 साल बाद भी किसी इंसान की एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भाई साहब बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ठीक है, सो क्योंकि इसके रेडिएशंस होते ही रहेंगे और ये रेडिएशंस आपको बहुत सारी तकलीफें दे सकते हैं। दिस रेडिएशन कैन एक्चुअली पियर्स आवर स्किन एंड गो राइट इनटू आवर बोन मैरो, बोन मैरो तक जा सकते हैं ये। ठीक है,
तो हमारा स्किन हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है। अगर हमारे कोई भी चीज हमारे स्किन को पियर्स करके अंदर जा सकती है तो वो तकलीफ देगी, ठीक है। सो कुछ ना कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो दीज रिएक्शंस बेसिकली एमिट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। Composition of nucleus, Rutherford's alpha ray scattering of nucleus experiment led to the discovery of nucleus. When alpha particles bombarded a gold foil, तो आपके alpha particles क्या कर रहे हैं, gold foil पे bombard करने जा रहे हैं, ठीक है। They are scattered in different directions, अलग अलग direction में भाई साहब इनकी scattering हो रही है, ठीक है। Shows that the entire positive charge and the mass of the atom are concentrated at the center of the atom in small volume called the nucleus, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया भाई साहब, ऐसे आपके रेस जा रहे थे, ये आपका भाई साहब गोल्ड फॉइल है, समझ लो ये एक एटम है। इस एटम के अंदर क्या होता है भाई साहब, आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है भाई साहब, पॉजिटिवली चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज। कुछ एटम्स ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, ठीक है। कुछ सॉरी अल्फा पार्टिकल्स कुछ ऐसे गए और ऐसे डेविएट हो गए, कुछ ऐसे गए और ऐसे डेविएट हो गए, है ना। So there were different deviations. Most of the alpha particles had actually passed through without showing any kind of deviation. कोई भी डेविएशन बिना दिखाए they always pass through specifically. So that confirms that there is already a lot of empty space inside the atom. ठीक है, because of this empty space they are able to freely pass through. Very few of them were actually deflected and उससे भी कम आपका deflected back, ठीक है। तो उससे भी कम आपका ये वाला डिस्टेंस क्या बोलते हैं भाई साहब, व्हाट इज दिस डिस्टेंस नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। और इस वाले पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम, इंपैक्ट पैरामीटर, दैट इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, थीटा। ये क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल, दिस नोन एज स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। So nucleus consists of protons and neutrons together called as nucleons. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X इज रिप्रेजेंटेड बाय AZX, ठीक है। तो X भाई साहब हो गया आपका एटम का नाम, ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। सोडियम जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2311। तो सोडियम का भाई साहब एटॉमिक मास कितना हो गया, 23, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सीधा 23 माइनस 11 कर दीजिए, दिस विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 11 हो गया, मतलब प्रोटॉन्स कितने हो गए आपके, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 11, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 23 माइनस 11, 12, ठीक है। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। इसको बोलेंगे मास नंबर A, न्यूट्रॉन्स इज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स Z। हमेशा जो डेफिनेशन होगा ना आपका, अगर आपको पूछा जाए कि भाई साहब एटॉमिक नंबर क्या है, you will always say it is the number of protons in the atom, never say number of electrons. क्यों? Number of protons in the atom is basically the atomic number. Why not electrons? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब जा सकते हैं, शेयर हो रहे हैं, या भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन, सो एन एटम माइट बिकम एन आयन इन नो टाइम, ठीक है। फटाक से एक एटम एक आयन बन सकता है, लेकिन प्रोटॉन्स उसके शेयर नहीं होंगे, या प्रोटॉन्स एटम से फटाक से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई साहब, Z प्लस N, एटॉमिक नंबर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका देखो ये अल्फा रे पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, ये आपका लेड है, यहां से आपका अल्फा रे जा रहा है, यहां से भाई साहब ये डेविएट हो रहा है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत सारे आपके भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग, क्या हुआ हंसी क्यों आ रही है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग, हाँ चलेगा, पानी पीना है पानी पी लो, ठीक है। ओके, सो ये मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ डेविएशन। सो ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे, कोई भी डेविएशन बिना दिखाए हिट कर रहे हैं, ठीक है। सम वेरी फ्यू एक्चुअली शो डेविएशन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस भाई साहब किससे बनता है, प्रोटॉन से और भाई साहब न्यूट्रॉन से। बहुत बढ़िया भाई साहब, प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन का मास है ये देखो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, दैट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं अब प्रोटॉन का मास जो है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन।
तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 1840 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। चार्ज आपका भाई साहब क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। इसीलिए बोला जाता है ज्यादा करके मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ज्यादा करके देखो ये वाला मास और ये वाला मास ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो हम ज्यादा करके बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द सेम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है that is almost 1800 times the mass of protons, 1/1800 times, इतना लेस है। ठीक है, इसीलिए एटम में हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर ही नहीं करते हैं, वी डू नॉट बेसिकली कंसीडर इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम होगा कितना है भाई साहब 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, जितना है आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम देखो न्यूक्लियस का मास मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास, न्यूक्लियस का मास हो गया, और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का मास हो जाएगा, प्लस करेंगे तो टोटल मास ऑफ द एटम आ जाएगा। लेकिन आपने देखा है हम, अच्छा कोई बता सकता है हम इलेक्ट्रॉन्स के मास को क्यों नहीं ले रहे, जस्ट बिकॉज देयर मास इज टू लेस? नो, दैट इज नॉट द आंसर। इसका एक और आंसर है, क्या है? हाँ, अरे शाबाश, अगले तुम ही हो। क्यों मास चेंज हो रहा है? नहीं, हाँ मास चेंज हो रहा है, वन थिंग इज करेक्ट। तो हमारा देखो टोटल मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ एन एटम, टोटल मास ऑफ एन एटम भाई साहब कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने देखा, मास ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा, दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, 1/1840 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज वेरी लेस। ठीक है, पेन उधर गिर रहा है और तुम्हारा भाई साहब गुदगुदी इधर हो रही है तुमको। ठीक है, ये हो गया आपका पेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1/180, तो बहुत लेस है, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण भाई साहब क्या हो जाएगा, एनीवन? इन्होंने जो बोला वो सही था लेकिन गलत डायरेक्शन में चले गए। सो यस, इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होने की वजह ये नहीं है कि उसका भाई साहब दूसरे किसी के साथ शेयरिंग हो रही है या डोनेशन या एक्सेप्टेंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का मास चेंज होने की वजह ये है क्योंकि किसी भी मूविंग बॉडी का मास चेंज होता है। मूविंग बॉडी का मास क्या होता है, दिस इज इक्वल टू रेस्ट मास, इसको हम बोलते हैं m0, जब बॉडी रेस्ट पे है, अपॉन 1/1 माइनस v²/c²। ठीक है, अभी जनरली अगर आप देखोगे, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, लेट्स से कोई 100 kg का मास है, 100 kg का मास है, और ये भाई साहब मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ, अभी आप समझ लो एक नॉर्मल सी वेलोसिटी ले, बहुत हाई वेलोसिटी, मतलब समझ लो 90 किलोमीटर पर आवर, अच्छी खासी स्पीड है भाई साहब। ठीक है, हाईवे वाली स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस कर लो भाई साहब, 5/18 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी हो गई है ना। तो अगर कोई व्हीकल है, समझ लो उसका व्हीकल का मास है 100 kg और भगा रहा है भाई साहब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब कितना है 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो क्या इसके मास में चेंज आएगा? तो आंसर इज यस, लेकिन इतना कम चेंज आएगा कि इसको आप कंसीडर ना भी करें तो भी चलेगा। हम देख लेते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पे हमने रेस्ट मास डाल दिया, रेस्ट मास कितना है, जब बॉडी रेस्ट पे है तो कितना मास है इसका भाई साहब 100, ठीक है, अपॉन 1 माइनस v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 का भाई साहब स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे c² मतलब हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, तो 3 3 9 है ना, 25 का स्क्वायर हमको लिख सकते हैं भाई साहब 625, 9 इंटू 10⁻16। अभी देखो भाई साहब झमेला क्या होगा, ठीक है, तो आप इस नंबर को देखो 625 अपॉन कितना है 9 इंटू 10⁻16, 1 2 3 4 5 6 8 8 8 8 ऐसे 16 बार जीरो लिखेंगे आप, ठीक है, क्लियर है।
तो ये एक मतलब कोई नंबर ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। मतलब क्या होगा ये, जो भी आंसर आएगा 1 माइनस 0.0 ऐसा वैसा 14 या 15 बाद के बाद आप कुछ नंबर देख पाएंगे। सो इट्स हार्डली एनी नंबर, तो इसको हम जीरो ही मान लें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी लेस, तो इसीलिए इसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन हो तो आप इसको डिसरिगार्ड नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे भाई साहब, ठीक है, क्योंकि आपका देखो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास समझ लो है आपका भाई साहब कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर। लेट्स से इलेक्ट्रॉन को भी हम कितना 90 किलोमीटर पर आया ना, तो 90 अपॉन 5/2 वही भाई साहब 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मतलब हो गया 625 और 625 हो गया इसका, और इसका भाई साहब कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पे 625 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है दैट इज टू हाई, इट कैन नॉट बी दिस लेस। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, और क्योंकि देखो जो आपका लाइट है, ये लाइट एमिट कैसे होता है, लाइट इज बेसिकली यही तो होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन गया और वापस आया, तो ये जो एमिट होता है यही तो लाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां पे किसी भी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा कितना होगा वेलोसिटी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब आप यहां पे देखो 3 इंटू 10⁸8, इसके आप कितने ही क्लोज चले जाओगे, कितने ही क्लोज चले जाओगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके काफी क्लोज जाता है, जिसके वजह से आप ये जो 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है इसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। टिल नाउ फॉर हेवियर ऑब्जेक्ट्स व्हिच वुडंट हैव अचीव्ड any velocity which is close to the velocity of light, this factor will be very less to be considered, hence we take this equivalent to 0. But for micro objects like electrons this factor cannot be ignored, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास पहले से ही कम है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ये हो गया रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, तो 1 से भी और माइनस मतलब और भी कम, मतलब ये और भी कम हो जाएगा। यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इसके नीचे और भी कम हो जाएगा, 1 से भी लेस आ जाएगा, तो इसीलिए ये और ही डिसरिगार्डेबल हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो इसका जो मास है वो ऑलमोस्ट 1800 टाइम लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन, ना ही न्यूट्रॉन्स और ना ही प्रोटॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन, electrons are in constant motion. So if they are in constant motion they will lose their mass. और क्यों लूज करेंगे मास, क्योंकि इस फैक्टर को अभी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है it is very much closer to the velocity of light, hence you cannot disregard this factor, because of which you will get a certain amount of denominator which is lesser than 1, और क्योंकि आपका lesser than 1 का डिनोमिनेटर आ रहा है इसीलिए आपका मास और भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो मास आप कंसिडरेशन में ले रहे हो और भी कम हो जाएगा, तो मतलब पहले से ही 1800 गुना कम है, उसके बाद और अगर कम हो गया तो और भी डिसरिगार्डेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी 1800 गुना कम है और इस इलेक्ट्रॉन के मास के चलते और भी कम हो जाएगा, इसीलिए हम जब भी एटॉमिक मास की बात करते हैं वी डिसरिगार्ड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे आर सो स्मॉल एंड दे आर ऑलवेज इन मोशन, बिकॉज ऑफ विच दे आर ऑलवेज गोइंग टू लूज देयर मास, ठीक है। ये मास भाई साहब लूज होता रहेगा। The atomic mass of an atom is the mass of the nucleus plus electrons, लेकिन हम electrons के इस mass को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। The atomic masses of different elements are different. The periodic table contains an average value of the atomic masses for each element based on the natural abundance of each element. जैसे अगर आपने देखा रहेगा क्लोरीन के भाई साहब दो आइसोटोप्स होते हैं, है ना। क्लोरीन का भाई साहब एक आइसोटोप हो गया 3517Cl, दूसरा आइसोटोप हो गया 1317Cl, लेकिन क्लोरीन का जो एटॉमिक मास हम लेते हैं वो कितना है 35.5। ये ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्लोरीन का अबंडेंस कितना है। यहां पे देखा गया है ये 75% अबंडेंस है और ये भाई साहब आपका 25% अबंडेंस है, तो एज पर कोई भी क्लोरीन के सैंपल में ये 75% रहेगा और ये आपका 25% रहेगा, तो उस अबंडेंस के सैंपल के हिसाब से हमारा एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5, ठीक है। क्लियर है, तो इट डिपेंड्स। द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एन एवरेज वैल्यू ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल अबंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट्स का नेचुरल अबंडेंस अलग अलग है,
अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जहां पे भी आपको पॉइंट वाला दिख जाए, ठीक है, एटॉमिक मास जहां पे भी आपको पॉइंट वाला दिख रहा है, इसका मतलब ही यही है कि वहां पे अबंडेंस में आइसोटोपिक फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे 75 इंटू 35, ठीक है, प्लस प्लस भाई साहब 25 इंटू 37, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, अपॉन 100, इससे आएगा भाई साहब आपका 35.5, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट द वैल्यू लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एटम्स का भाई साहब कितना होता है? जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे 2311 सोडियम है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 23, है ना, 23 क्या? 23 एटॉमिक मास यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा? आपने अभी देखा एक प्रोटॉन का मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻27 kg, यही होगा, ठीक है। तो 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये हो जाएगा भाई साहब सोडियम के एक एटम का मास, ठीक है, सोडियम के एक एटम का मास। लेकिन हम जनरली मोल्स में एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे किसमें कन्वर्ट? ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं करना है, इस AMU को हम किसमें चेंज कर देंगे? ग्राम्स में। समझ में आ रहा है? ये ग्राम्स में, और यही हो जाएगा 1 मोल, ठीक है। 1 मोल क्यों? क्योंकि 1 मोल में आपके कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो जो भी एटॉमिक मास होगा वो होगा आपके एटॉमिक मास यूनिट्स में, और एटॉमिक मास यूनिट्स कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻27, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? ग्राम्स में। ये हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? किसी भी चीज का 1 मोल का जो मास होगा वो होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल का जो मास होगा वो उसका होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा? दिस विल बी 18 ग्राम्स। समझ में आ रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा? 44 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? यहां पे आप AMU नहीं डालेंगे, AMU एक्चुअल यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट इज द एक्चुअल यूनिट। लेकिन जब आप मोल्स में आते हैं तो आप ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, तो ये आपके भाई साहब देखो प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 मास हो गया। न्यूट्रॉन का भी लगभग वही मास है, देखो, ठीक है। तो मास, एटॉमिक मास यूनिट इज जनरली टेकन एज 1 AMU, ठीक है। इसका भी जनरली हम 1 AMU, ये इतना छोटा है कि इसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब ये यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस C का स्क्वायर मास, ठीक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, आपका जो मोशन में मास होगा 938.27, 938.57, 0.5110, दिस इज समथिंग दैट वी विल कंसीडर लेटर। फिलहाल ये आपके कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी मीटर, ठीक है, 1 फर्मी मीटर के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, एक पूरे फुटबॉल फील्ड में अगर एक राई का दाना पड़ा हो तो जितना उस राई का दाना कंपैरेटिवली छोटा है फुटबॉल फील्ड से, उतना ही एक एटम के अंदर न्यूक्लियस उस पूरे एटम से छोटा होता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ स्मॉल इट इज, दैट इज द कंपैरिजन दैट यू कैन एक्चुअली मेक। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, ये हो गया आपका साइज ऑफ द न्यूक्लियस। Size of the nucleus was estimated in terms of distance of closest approach of an alpha particle in Rutherford's alpha ray scattering experiment. Alpha ray scattering experiment में हमने देखा भाई साहब distance of closest approach, ये भाई साहब आपका एक एटम है, ठीक है। ये एटम के हिसाब से ये ऐसे आते 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 यहाँ पे रुक जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसके हिसाब से हमने साइज ऑफ एटम को डिस्कवर किया, ठीक है। If an alpha particle with initial kinetic energy approaches an atomic number z, if the distance of closest approach is d, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? बोला बोला ये डेरिवेशन अगर नहीं बोल पाए तो बस जब अपना सड़ी फोड़ लो भाई साहब। क्या होगा इसका? मितेश, अल्फा पार्टिकल है वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एटम है,
इस एटम को भाई साहब एक अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बस यहां तक ही आ पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहां पे भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी भाई साहब आपका पॉजिटिव है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी। इस डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है भाई साहब, दिया हुआ है आपको, आपने यहां से एक अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया है जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है ई, ठीक है। तो ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर हो जाएगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दिस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे हो गया भाई साहब ई विल बी इक्वल टू, शर्म नाम की चीज हो भाई साहब इनमें, ठीक है। तो यहां पे ई क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, मतलब K, और यहां पे देखो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा 2, ठीक है। तो ये हो गया 2e, और इलेक्ट्रॉन है वैसे यहां पे जो भी इसका z होगा, देखो यहां पे 2 है, दिस इज 2e है ना, और इसका गोल्ड फॉइल है, अगर गोल्ड फॉइल है तो उसका 79 होता है शायद, ठीक है। जो भी एटम रहेगा उस, ठीक है, जो भी एटम रहेगा वो होगा z, और ये हो गया e, ठीक है, अपॉन है भाई साहब क्या आर स्क्वायर इनटू आर, ठीक है, इसका एनर्जी हो जाएगा भाई साहब। तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब 2e स्क्वायर z, है ना, 2e स्क्वायर z, और ये हो गया k अपॉन r, ये हो गया आपका एनर्जी। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अभी यही आर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डी हो जाएगा ना, ठीक है, दिस विल बी डिस्टेंस डी, ठीक है। इसको भाई साहब अगर आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस विल बी इक्वल टू 2e स्क्वायर z, ये k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अपॉन ये एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर d, ठीक है। इस d को अगर हम इधर लेंगे तो हमको यहां पे भाई साहब क्या मिल रहा है, r रेडियस क्या है, रेडियस इज इक्वल टू r नॉट, ठीक है, a रेज टू 1/3, वेयर r नॉट की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये 1.44 इंटू 10 रेज टू -15, ठीक है, मतलब 1.1 फर्मी भी बोल सकते हैं हम इसको, दिस इज बेसिकली फर्मी मीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू r नॉट इंटू a 1/3, ठीक है। a मतलब हो गया भाई साहब आपका क्या, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से क्या ये समझ में आ रहा है, देखो रेडियस एक एटम का क्या होगा, एक एटम का रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट मतलब ये है भाई साहब, देखो r नॉट की वैल्यू इतनी है 1.14 इंटू 10 रेज टू माइनस, तो ये हो जाएगा इंटू a जो भी उसका एटॉमिक मास होगा रेज टू 1/3, इसका हमको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे भाई साहब, अरे क्यूब रूट कैसे निकालोगे भाई साहब, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया कि रेडियस ऑफ एन एटम, मतलब जो रेडियस होगा मतलब उसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, ये हो गया आर नॉट आपका फिक्स्ड है भाई साहब 1.14 इंटू 10 रेज टू -15 है, ठीक है, 1.14 इंटू 10 रेज टू -15 है, इंटू ए दैट इज एटॉमिक मास रेज टू 1/3। कल को अगर आपको भाई साहब पूछा गया कि इसका कितना एटॉमिक मास, इसका कितना रेडियस होगा, तो अटकोगे तो यहां पे ना भाई साहब 1/3 कैसे निकालोगे, देखो जो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होते हैं उनको निकाल सकते हो, जैसे अगर मैंने बोला 27 रेज टू 1/3, तो यहां पे तुम बोल सकते हो भाई साहब 3 क्यूब इंटू 1/3, तो मतलब हो जाएगा ये 3, है ना, लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर्स तो मिलने नहीं वाले, तो यहां पे कैसे निकालोगे इसको, बुढ़ा गए हो भाई साहब, 2 साल से तुम 11th 12th में हो, लॉग टेबल यूज किया है, तो लॉग टेबल से यूज नहीं कर सकते इसको। यहां पे क्या हो जाएगा, अगर a 1/3 है, समझ लो a 1/3 है, इसको कैसे निकालोगे, लेट x इज इक्वल टू a 1/3, तो log x इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा log a 1/3, तो log x विल बी इक्वल टू 1/3 log ऑफ a, फिर आप log ऑफ a को वैल्यूएट करेंगे, जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, समझ लो इनका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ a आया आपका ऐसा, ठीक है, log x इज इक्वल टू a, तो अभी आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ a, फिर उससे आप निकालोगे वैसा वैल्यू, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा भाई साहब, सरफेस एरिया इज व्हाट,
न्यूक्लियस क्या है, एक स्फीयर है ना, और स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का भाई साहब क्या हो जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं, स्फीयर का कितना होगा, वो हेमिस्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यही सरफेस एरिया बोला जा रहा है यहां पे, ठीक है। इस ए का भाई साहब देखो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर कितना है, बोलो ना बोलो, देखो देखो देखो, ये आपका न्यूक्लियस इज बेसिकली अ बॉल है ना, तो न्यूक्लियस का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर क्या होगा, सर्किल ना, देखो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, स्फीयर 3 डायमेंशनल है, सर्किल आपका 1 डायमेंशनल ही है, 2 डायमेंशनल ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 4a है ना, 4a पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया a, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो इसीलिए भाई साहब देखो s इज इक्वल टू a रेज टू 2/3 है, s इज इक्वल टू a रेज टू 2/3, क्लियर 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 पीपल, ओके ओके ओके, ये हो गया आपका सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज s इज इक्वल टू a रेज टू 2/3। इसको कैसे निकाल सकते हैं, बता सकते हैं भाई साहब, कैसे ये निकला होगा भाई साहब, बताइए ना जल्दी 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 फटाफट, ये a रेज टू 2/3 क्यों आ गया, देखो s क्या है 4 पाई r का स्क्वायर है ना, ये r कितना है, देखो ये r कितना हो जाएगा, देखो 4 पाई, ठीक है, r नॉट a 1/3, इसका भाई साहब क्या स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 पाई r नॉट, ये क्या हो गया भाई साहब आपका स्क्वायर इंटू a 2/3, ठीक है, a 2/3, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 4 पाई r नॉट का स्क्वायर इंटू a 2/3, ये सरफेस एरिया भाई साहब किसका है 4 पाई r नॉट का स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है। इसीलिए हम सॉरी यहां पे होगा आपका भाई साहब एरिया a नॉट, दिस विल बी a नॉट इंटू a 2/3, ये होगा आपका a नॉट इंटू a 2/3, सॉरी ये वाला 4 पाई r नॉट का स्क्वायर a नॉट इंटू a 2/3, सरफेस एरिया आपका होगा a नॉट इंटू a रेज टू 2/3, जैसे आपका भाई साहब यहां पे r है, r इज इक्वल टू r नॉट इंटू a 1/3, वैसे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा a नॉट इंटू a 2/3, क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया भाई साहब। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, सिंस द न्यूक्लियस इज, देखो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होगा, न्यूक्लियस का मास क्या होगा, न्यूक्लियस का मास क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भाई जो उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है, दैट विल बी द न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा भाई साहब उसका एटॉमिक मास ए, ठीक है, जो आपके उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्फीयर है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी देखो आपने देखा आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट इंटू ए 1/3 है ना, क्लियर है, मतलब रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू कितनी आई थी 1.14 इंटू 10⁻⁻15, क्लियर है, अभी किया ना भाई साहब आर नॉट की वैल्यू, तो यहां पे आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो आर नॉट ए 1/3, इसका कर दो भाई साहब क्यूब, कितना आ जाएगा आर नॉट क्यूब, और ये हो जाएगा ए, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, क्लियर है। ये ए क्या है भाई साहब, व्हाट इज दिस ए, दिस ए आपका भाई साहब एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है भाई साहब ए इंटू ए म्यू, मतलब ए आपका एटॉमिक मास है और ये आपका एक न्यूक्लियन का मास है, देखो एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज 1.6, हम यहाँ पे ज्यादा करके 1.6 ही लेते हैं, इंटू 10⁻⁻27 kg, तो आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस इज हाउ मच ए इंटू ए एम यू, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना है आपका, देखो यहाँ पे मास है ए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, मतलब जो भी उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई साहब कितना है आपका, देखो 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए भाई साहब कैंसिल हो गया, ठीक है,
ए हो जाएगा भाई साहब कैंसिल। ओके ओके, तो ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो यहाँ पे आपका 3 ऊपर गया, 2.67 इंटू 10⁻7। ये पाई का भाई साहब सारा झमेला हटाएंगे तो 2.67 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर डेंसिटी, ये आपका न्यूक्लियस का डेंसिटी होगा। ठीक है, डेंसिटी तो आप देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज सेम फॉर ऑल द एटम्स। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल द एटम्स। क्यों बता सकते हैं भाई साहब? क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू आई हुई है। ठीक है, 2.67 इंटू 10⁻7। तुम लोग का एक का भी भाई साहब ध्यान नहीं है। देखो ये आपका एटम है, एटम के अंदर है भाई साहब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा, जो इसका एटॉमिक मास होगा, हाय प्रसाद, ए विल बी इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास, है ना? क्लियर है? ओके, ए हो जाएगा भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास। अभी आपने देखा भाई साहब कि रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, आर नॉट इंटू ए दैट इज एटॉमिक मास रेज टू 1/3। ठीक है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट, दैट इज आपका आर नॉट इंटू ए 1/3। आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.14 इंटू 10⁻15 मीटर, फर्मी मीटर भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, 1.1 आर नॉट की वैल्यू है भाई साहब 1.14 था ना, 1.14 इंटू 10 कितना था, हाँ नहीं 1.14 ही था ना, तो 10⁻15 जिसको आप 1.14 फर्मी मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो आर होता है आपका रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, ये आपका रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस। और यहां पे ए हो गया क्या भाई साहब, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। भाई साहब क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो अभी अगर आप भाई साहब बात करें आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 की, तो हम यहां पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, किसी चीज की भी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहां पे कितना होगा, जितने आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे पड़े हैं, और वही आपका एटॉमिक मास, तो दिस विल बी ए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है भाई साहब। तो यहां पे 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब इसका क्यूब। ठीक है, आर का क्यूब, सो दिस विल बी 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा आर नॉट ए 1/3 इसका क्यूब। सो दिस विल बी 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए। क्लियर है? तो यहां पे आपका कितना हो गया भाई साहब, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ये हो गया आपका ए भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा कितना भाई साहब, 3/4 पाई आर नॉट का क्यूब। ये हो गया आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, और अगर ध्यान दोगे यहां पे ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। देखो 3 एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, और आर नॉट भी एक कांस्टेंट है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द साइज ऑफ द एटम, योर न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल द एटम्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, इसका वैल्यू देखो यहां पे निकाला गया है। ठीक है, इसका वैल्यू जो भी आया 2.67 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूबिक, ये वैल्यू सारे एटम्स के लिए सेम होगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल द एटम्स इज द सेम, इट डजंट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास, इट डजंट डिपेंड अपॉन द रेडियस, व्हाटएवर। ठीक है, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अच्छा ये क्यों होगा बताओ, ये तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, लेकिन इसको लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हर एक का सेम ही क्यों होगा? न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये सेम क्यों होगा? आपने यहां पे भाई साहब मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखा इसको, लेकिन ये सेम क्यों होगा? ओके, कंसीडर दिस। देखो एक बलून है जिसमें छोटे छोटे साइज के बलून्स आप भर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये इन सारे बलून्स का साइज सेम है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है बेसिकली। ठीक है, तो अगर समझ लो एक छोटा सा बलून है, उसमें अपने 5 बलून भरे हैं। ठीक है, अभी 10 बलून भरने के लिए और बड़ा बलून लेना पड़ेगा, 50 बलून भरने के लिए और बड़ा बलून लेना पड़ेगा, लेकिन सबका मास अपॉन वॉल्यूम सेम ही आएगा, है ना? क्योंकि आप बार बार जो बलून्स भर रहे हैं उनका साइज सेम है। तो अगर कोई एटम है, देखो ये कोई एटम बना हुआ है, लेट्स से अगर कोई ये एटम है, इसके अंदर भाई साहब लेट्स से ऐसे 4 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सेम साइज है, मास भी सेम होगा, वॉल्यूम होगा।
तो और थोड़ा बहुत अगर समझ लो 8 भरने आप, ठीक है, अगर 8 भरे तो इन 8 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास नहीं बढ़ गया, ना ही इनका साइज बढ़ गया, तो इनके साइज के हिसाब से इसका साइज होगा। तो जितने आप भरते जाएंगे उतने ही हिसाब से साइज भी तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे ही प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन मास will be equal to the proportionate increase in volume, because of which the density is going to remain the same for all nucleuses, ठीक है। सारे न्यूक्लियसेस के लिए आपका डेंसिटी जो है तो सेम रहेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट पीपल? ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है, लेकिन लॉजिकली यही बनता है कि आपका जिस रेट से मास बढ़ेगा उसी रेट से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम आपकी डेंसिटी होती है, इसीलिए डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁴। अब देखो यहां पे भाई साहब, इसको अगर हम केजी पर मीटर को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। 2.67 की जगह पे हम जनरली 10⁻17 डाल देते हैं केजी पर मीटर क्यूबिक, इसका ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड फॉल्स टू 0 एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड्स। तो जैसे जैसे भाई साहब ये आपका न्यूक्लियस है, ये मैक्सिमम डेंसिटी उसके सेंटर में होगी। कितना चिंटू सा तो भाई साहब आपका न्यूक्लियस है, यहां से यहां तक क्या ही डिस्टेंस कवर कर लोगे, ठीक है। तो जो भी आपका मास है वो ज्यादा करके आपके सेंटर में लोकेटेड होगा। द एंटायर मास इज लोकेटेड एट द सेंटर एंड एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड द डेंसिटी जनरली टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है। ओके ओके ओके। न्यूक्लियस डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो न्यूक्लियस का भी पूरा वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये भाई साहब गोलाकार है और इसके अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ठुसे हुए हैं। They do not have a well defined boundary. एटम में भी भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपका अगर डेंसिटी देखेंगे हम, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डेंसिटी जैसे जैसे भाई साहब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ेगा, ठीक है, आपका देखो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0 है तो मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी फ्रॉम द सेंटर जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो ये आपका भाई साहब एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पे देखो ये आपका क्या है 0 है, ये 0 वाला पॉइंट है ये, ठीक है, ये रेडियस 0 है। अगर समझ लो यहां पे हम हैं तो मैक्सिमम डेंसिटी है, देखो यहां पे डेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। अभी हम आधे पे गए मतलब रेडियस पे गए, ठीक है, तो आपका भाई साहब डेंसिटी भी गिर जाएगा, ठीक है, तो आपका डेंसिटी गिर जाएगा। और फिर अगर हम पूरे पूरे पे जाएंगे तो भी फाइनली अगर आपका रेडियस मतलब पूरा पूरा ये रेडियस हो गया, लेट्स से दिस इज द रेडियस, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा डेंसिटी आपका, देखो डेंसिटी आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे डेंसिटी आपका हो जाएगा भाई साहब 0, ठीक है। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। एटॉमिक मास यूनिट, अभी ये मैं आज तक मतलब ऐसे ही देखो इसको ऐसे समझना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लगता है, आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट आया कहां से, 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम, ठीक है, 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम, मास ऑफ अ कार्बन एटम कितना है 12, तो 1/12 इंटू 12 कहीं नहीं बोल तो कितना आएगा 1 AMU, समझ में आ रहा है? 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम, कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा 12, तो 1/12 इंटू 12 करोगे 1 AMU, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन ही ले लो ना भाई साहब 1 AMU, कहाँ है भाई साहब आप कार्बन में जा रहे हैं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। अब इस चीज को ऐसे समझो कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है। द रीजन व्हाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड इज, जैसे समझो तुम अगर किराने की दुकान पे गए और 2 किलो का शक्कर ले रहे हो, ये जो 2 किलो का शक्कर बट्टे पे वो तौल रहा है वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, इधर क्या है लोहे का बट्टा है ना, तो ये 2 किलो का शक्कर लाए हो तुम, तो ये किसके साथ कंपैरिजन में है, 2 किलो के लोहे के बट्टे के साथ है ना, कंपैरिजन समझ रहे हो। योर 2 kg ऑफ शुगर इज, हाउ आर यू सेइंग दैट इट इज 2 kg, इट इज एक्चुअली 2 kg ऑफ आयरन के कंपैरिजन से आप बोल रहे हो, समझ में आ रहा है। वैसे ही हर एटम का जो कंपैरिजन है वो आपके कार्बन 12 के मास दैट इज 1/12 से है, और 1/12 मतलब कितना हो जाएगा 1/12 इंटू, तो अप्रोक्सीमेटली आपका देखो 1 AMU का मास इतना है, ठीक है, तो 1/12 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 1 AMU, कार्बन का एक 12 AMU है उसका मास, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 AMU और 1/12 उसका कितना हो जाएगा 1 AMU, तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है। वी हैव चोजन द कार्बन एटम फॉर स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन इंस्टेड ऑफ चूजिंग द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन एटम का स्टेट अवे आपको 1 AMU मिलता है,
ठीक है, 1 AMU आपको मिलता है। लेकिन हाइड्रोजन में आपके 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, एक है भाई साहब आपका ड्यूट्रियम, एक है आपका ट्राइटियम और इसका एक है आपका प्रोटियम, जो साथ साथ चलते हैं, जिसके वजह से हमको प्रॉपर AMU नहीं मिल रहा है। लेकिन कार्बन में हमको प्रॉपर AMU मिल जा रहा है, जिसलिए हमने 1/12 into 12 AMU लिया हुआ, दैट इज 1 AMU। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। सो 1 AMU की वैल्यू इतनी हो गई 1.6 into 10⁻⁻27 kg। मासेस ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, तो मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 AMU है, ठीक है। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1.0086। तो मास ऑफ अ प्रोटॉन और मास ऑफ अ न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल। 1 AMU की वैल्यू याद रखिए भाई साहब कितनी होगी, 1.66 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है, 1.66 into 10⁻⁻27 kg, एक 1 एटॉमिक मास यूनिट। कहीं कहीं पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 mu is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन हो गया भाई साहब ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0.0। तो आप देखोगे मास भाई साहब क्या है, 1800 गुना कम है। तो देखो ये हार्डली कंपैरेबल मास है, ठीक है। तो 0.005 AMU। क्लियर 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 है पीपल? हम ठीक है। 1 AMU इज क्लोज टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के मास के क्लोज है, लेकिन उसके एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। A nucleus consists of dash and dash together called as nucleons। रोहित किधर गया? हाँ भाई साहब, रोहित नाम का पल्ला भी भारी है, कम से कम संडे तक। चलो, हाँ, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है भाई साहब। चलिए, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, independent on atomic mass number, dependent on atomic mass number. Density is same for all nucleuses, so it is independent of any factors. Is dependent on mass number? No, ठीक है। independent on mass number? Yes, ये सही है, ठीक है। मास नंबर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा भाई साहब सारे न्यूक्लियसेस का डेंसिटी सेम ही होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, करेक्ट है भाई साहब। डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास नंबर, नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये दो दिख रहा है भाई साहब, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों भी सही है। खैर, टाइप्स ऑफ न्यूक्ली, तो आइसोटोप्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, एटम्स ऑफ द सेल वाले एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज आइसोटोप्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब आइसोटोप्स क्या क्या हो जाएगा, 14 6C 12 6C, ये हो गया आइसोटोप्स, ठीक है। और क्या भाई साहब, हाइड्रोजन का देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ये हो गया, ड्यूट्रियम हो गया भाई साहब, नहीं, ये हो गया आपका प्रोटियम, ये हो गया आपका ड्यूट्रियम, ठीक है। ड्यूट्रियम हो जाएगा आपका 1 2 और ये हो जाएगा आपका ट्राइटियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन का हो गया भाई साहब। क्लोरीन का देख लो आइसोटोप, क्लोरीन का भाई साहब 17 35 37 17। तो हर एक में देखो आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है। तो इसका मतलब क्या चीज डिफरेंट होगी, न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। क्लियर है? एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है सारे आइसोटोप्स में। तो न्यूक्ली विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 20। यहाँ पे नंबर ऑफ नहीं, यहाँ पे 20 कहां से हो गया भाई साहब, 35 - 17 कितना होगा, 18 ना, और यहाँ पे हो जाएंगे 20, ठीक है। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 18। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 20। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, 6। इसका हो जाएगा भाई साहब 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका भाई साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1। इसका भाई साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, मतलब प्रोटियम जिसको हम बोलेंगे। ड्यूट्रियम का भाई साहब कितना है, 1, और ट्राइटियम का कितना है भाई साहब, 2, ठीक है। न्यूक्ली विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। ये आपका देखिए जैसा ये प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, लिथियम के आइसोटोप्स हैं। व्हाट आर आइसोबार्स, एटम्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स अलग अलग हैं लेकिन मास नंबर्स सेम है, ठीक है। मास नंबर सेम है भाई साहब। न्यूक्ली विद सेम मास नंबर्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। तो आप देखो यहाँ पे आर्गॉन 18, AR 40 20। तो आप देखो यहाँ पे आर्गॉन का एटॉमिक मास नंबर और कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर सेम है, ठीक है। इट इज द सेम बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आइसोटोन्स, न्यूक्ली हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, बोलो। तुम्हारा आज बिल्कुल भी पढ़ने क्या वहां पे चल रहा है तुम्हारा। 37 - 17 कितना हो जाएगा, 20।
पोटेशियम का कितना हो जाएगा 20, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पोटेशियम इज द सेम, दीज आर नोन एज आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, हैविंग द सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। देखो आइसोमर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो अलग है, ठीक है। आइसोमर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं या फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यहां पे जो है दिस इज कंसर्न विद न्यूक्लियस में डिफरेंसेस, एटॉमिक न्यूक्ली हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों भी सेम, बट डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, इनके न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इनको हम आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं विद डिफरेंट हाफ लाइफ्स, ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसी को हम पढ़ेंगे भाई साहब, आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके हाफ लाइफ्स अलग अलग है। ये हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, कितने देर में वो आधा रह जाएगा, रेडियो एक्टिव डीके चालू हुआ है और कितने देर में उसका आधा रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहां पे हाफ लाइफ डिपेंड करता है आपके न्यूट्रॉन्स पे, और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज में यहां पे डिपेंड है। हालांकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी वो अलग अलग है, ठीक है। सो हेंस दीज आर नोन एज आइसोमर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमर के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज बेसिकली फिजिक्स का आइसोमर्स है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। atomic nuclei having same atomic number but different mass numbers are known as atomic nuclei having same mass numbers but different atomic numbers are known as same mass number, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबार्स, ठीक है।